Hello everyone, a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel. I am Pooja. और आज हम 27 जून के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे, उसके बाद हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन भी देखने हैं और फिर हमें कुछ नेशनल न्यूज़ भी देखनी है। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वो सभी स्टूडेंट जिनका आज एग्जाम है सीपीओ का, उनका ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आई होप आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाए। ओके, इसके अलावा एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय ऑफ इंडिया, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पास होने से हमारे देश की आज़ादी तक, मतलब 1947 तक कौन कौन से गवर्नर रहे हैं, कौन कौन से वाइसराय रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है, किसके समय पे कौन सी बैटल हुई, कौन सी संधियां हुई, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। थोड़ी देर में आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा और इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट 3 भी आपको मिल जाए। 3 पार्ट्स क्यों है उसका रीज़न भी मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फिर आपका चार्टर एक्ट आता है 1833 का, जिसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं, फिर आपका अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1958 का, जब इनको हम वाइसराय ऑफ इंडिया कहने लगते हैं। तो ये तीनों कहानियों को मैंने अलग अलग 3 वीडियोज़ में सेपरेट कर दिया। तो ऑलरेडी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, वॉरेन हेस्टिंग वगैरह, उनको खत्म कर दिया है। सेकेंड वीडियो में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म कर देंगे और थर्ड वीडियो में वाइसराय ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। ओके, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने लिंक भी शेयर की थी टेलीग्राम में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे, तो 27 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं MSME डे। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME। यहाँ पर उद्यमी भारत MSME डे को 27 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था 2017 में कि हर साल हम 27 जून को MSME डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि MSME का हर एक कंट्री के इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन है, GDP में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आप लोगों ने सुना होगा नो पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना है, गरीबी का उन्मूलन करना है। तो नो पॉवर्टी हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके डायरेक्शन में इस साल की थीम को डिसाइड किया गया है। यू कैन सी द थीम, लिवरेजिंग पावर एंड रेजिलियंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन द टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। ये आपको पूरी थीम देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट पर्सन। पहले पर्सन जो इम्पॉर्टेंट है वो वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम हो सकता है भी आपको रिसेंटली किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ओम बिरला जी के बारे में। ओम बिरला इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा असेंबली। तो अभी आपको पता है कि पार्लियामेंट की सिटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, राइट। पार्लियामेंट में आपके राष्ट्रपति साहब होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। मैंने आपको भी बताया था कि राज्यसभा में 2 व्यक्ति हैं, एक लीडर है और एक अपोजिशन लीडर है। तो लीडर किसे बनाया गया है? JP नड्डा को बनाया गया है। और अपोजिशन लीडर किसको बनाया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। वैसे लोकसभा में भी एक लीडर होते हैं और एक अपोजिशन लीडर होते हैं। ठीक है, तो आपके लीडर प्राइम मिनिस्टर है और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को बनाया गया है। और लगभग 10 सालों के बाद आप देखेंगे कोई अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि अगर किसी पार्टी को अपोजिशन में बैठना है, विपक्ष का नेता बनना है, तो उसके लिए भी आपको 55 प्लस सीट्स जीतनी पड़ेगी लोकसभा इलेक्शन में। और जो लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस को 52 सीट्स मिली थी, मतलब 55 सीट्स नहीं मिली थी। तो आप कह सकते हो कि लास्ट ईयर कोई भी विपक्ष की पार्टी नहीं थी, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी, तो अपोजिशन लीडर भी नहीं था। तो काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे अपोजिशन लीडर देखा गया है, जिनका नाम है राहुल गांधी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी लोकसभा होती है, लोकसभा का एक प्रिंसिपल होता है, एक स्पीकर होता है, जो कि लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसके डेकोरम को मेंटेन करता है, कोरम चेक करता है। कोरम कितना होता है कि टोटल आपके जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उसके अगर 110 मेंबर प्रेजेंट है तभी यहाँ पे लोकसभा के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। ये वोट नहीं करता, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें इक्वल वोट्स आ चुके हैं अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी का, तो उस समय ये अपने वोट को कास्ट करता है। तो उसका वोट एक डिसीजन मेकिंग करने का काम भी करता है। तो लोकसभा स्पीकर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड सेकेंड टर्म के लिए ऑलरेडी 17th लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं ओम बिरला, तो सेकेंड टर्म के लिए 18th लोकसभा स्पीकर इलेक्ट किया गया है ओम बिरला जी को। ठीक है, और ये आपको कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी
कोटा राजस्थान की निर्वाचन क्षेत्र से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट किए जाते हैं जितने भी आपके एमपीज होते हैं, एमपीज के बीच में से ही किसी व्यक्ति को इलेक्ट करके स्पीकर बनाया जाता है। तो इलेक्शन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है 2 कैंडिडेट तो होंगे, एक ओम बिरला साहब थे और एक अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के पर्सन थे जिनका नाम है के सुरेश। इनके बीच में बेसिकली इलेक्ट किया गया और ओम बिरला जी को सेकेंड टर्म के लिए 18th लोकसभा इलेक्शन असेंबली का स्पीकर बना दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। Om Birla was elected from the Kota constituency of the Rajasthan in 2014, 2019 and 2024. He is the fifth person, ये 5वें नंबर के व्यक्ति हैं जो कि ट्वाइस दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं। ही इज द 5th पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर ट्वाइस। इसके पहले कुछ और पर्सन है जो 2 बार लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं, अभी उनके नाम हम देख लेंगे। पहली बात करते हैं कि पहले टाइम लोकसभा के इलेक्शंस कब हुए थे। तो फर्स्ट टाइम लोकसभा स्पीकर के जो इलेक्शंस थे वो आप देखोगे 1952 में हुए थे। ठीक है डन। और कौन पर्सन थे? तो पहले पर्सन थे जीवी मावलनकर और इन्होंने अपोजिशन कैंडिडेट शांताराम मोरे को डिफीट किया था और लोकसभा के पहले स्पीकर बन गए थे जीवी मावलनकर। ठीक है, अगर हम स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए आपको हमारे आर्टिकल नंबर 93 में जाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं उनके बीच में से ही एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाय द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन द हाउस आर द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग। 50% से ऊपर वोट मिल गए मतलब मेजॉरिटी मिल गई है आपको और आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की ओथ का, मतलब इनको कैसे शपथ दिलाई जाएगी ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। एंड पहले स्पीकर लोकसभा के मैंने बता चुका है आपको, जीवी मावलनकर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया ये 5th पर्सन है जो ट्वाइस सेकेंड टाइम लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं। इसके पहले आप देखोगे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, फिर है आपका गुरदीलाल सिंह ढिल्लन, बलराम झाकड़, जीएमसी बालयोगी और अब ये ओम बिरला। तो ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जो दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं। मीरा कुमार फ्रॉम द कांग्रेस, तो मीरा कुमार हमारी देश में पहली वीमेन स्पीकर रही हैं लोकसभा की, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछ भी चुके हैं कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो मीरा कुमार है। लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द स्पीकर, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक लोकसभा का स्पीकर बने रहे हैं वो बलराम जाखड़ है, 9 ईयर से ज्यादा। ठीक है, अगर ओम बिरला जी इस टेन्योर को कंप्लीट कर लेते हैं तो ओम बिरला बन जाएंगे, राइट, लेकिन अभी फिलहाल तो बलराम जाखड़ है। एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो शॉर्टेस्ट पीरियड आपको नीलम संजीवा रेड्डी को देखने को मिलेगा अराउंड 109 डेज इन 1977, जो कि स्पीकर रहे थे लोकसभा के। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है तपन कुमार डेका। ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं और इनका टेन्योर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 30 जून 2025 तक के लिए इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड एन एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर सर्विस टू द इंक्यूबमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर जनरल तपन कुमार डेका, और इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनको 2022 में 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ अपॉइंट किया गया था। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो फॉर्मेशन है वो तो आपको ब्रिटिश एरा और उससे पहले मुगल एरा में भी आपको वरीद डिपार्टमेंट एक देखने को मिलता था जो कि आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर हम पहले इंडियन की बात करें जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल या चीफ रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा टीजी संजीवनी पिल्लई आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इंडियन जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट कैंपेन्स के बारे में और उसके बाद फिर हम स्टेट न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पे बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ है यहाँ पे पूरी पढ़ाई देश की भलाई कैंपेन। तो ये 7 वीक का कैंपेन है और इस 7 वीक के कैंपेन को क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू ने लॉन्च किया है। क्राई एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चिल्ड्रंस के राइट्स और उनकी एजुकेशन को इंश्योर करता है। इसका फॉर्मेशन 1979 में रिपन कपूर ने किया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 7 वीक का एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है
पूरी पढ़ाई देश की भलाई कैंपेन टू रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज द गर्ल्स स्कूल पार्टिसिपेशन। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहती है कि केवल 60% ही गर्ल्स हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल में इनरोलमेंट करती हैं, मतलब उसके पहले ही ड्रॉप आउट कर लेती हैं, और 5 में से केवल 3 गर्ल्स हैं जो 11th या 12th क्लास में अपीयर होती हैं, उसके पहले इनका ड्रॉप आउट हो जाता है। तो यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस कैंपेन को रन किया जा रहा है। नेक्स्ट कैंपेन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कैंपेन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पे सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन को लॉन्च किया है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में गांधी जयंती मतलब 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात हो रही है, इसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2021 में। ठीक है, टू हेल्प अर्बन लोकल बॉडी प्रिपेयर फॉर द मॉनसून सीजन। तो यहाँ पे मॉनसून सीजन आने वाला है, आ चुका है, बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है, तो मॉनसून सीजन के पहले प्रिपेयर करना है हमको। तो उस प्रिपरेशन के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एज अ पार्ट ऑफ स्टॉप डायरिया कैंपेन। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप पानी को साफ नहीं रखोगे तो डायरिया भी तो होगा। तो स्टॉप डायरिया कैंपेन का ही पार्ट आपको सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन देखने को मिलेगा। इसका मकसद है हाइजीन कंडीशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, जो आपके वाटर क्वालिटी है उसकी सैम्पलिंग को कलेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, वेस्ट कलेक्शन प्रॉपर करना है। ठीक है, वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है, और डिफरेंट आपको क्लीननेस ड्राइव्स को यहाँ पे रन करना है अंडर द इनिशिएटिव। डन इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे जो आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका एक टारगेट है। टारगेट क्या है? गार्बेज फ्री इंडिया बाय द 2026। हमारे घरों में मॉर्निंग में गाड़ी आती है, ठीक है, कचरे वाली गाड़ी, नाम सुना होगा आप लोग ने, गाना भी सुना होगा। आई होप अलग अलग स्टेट का अलग अलग सॉन्ग होता है। तो यहाँ पर इनका मकसद क्या है कि जो आपका डोर टू डोर आपको गार्बेज कलेक्ट करना है और गार्बेज को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करना है। आपको पता है ना, ड्राई और वेट अलग अलग गार्बेज को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है और उसको प्रॉपर ट्रीट करना है, और इंडिया को गार्बेज फ्री बनाना है बाय द 2026। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्टेट कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, जिसको चेयर कर रहे हैं एमपी के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? मोहन यादव। इन्होंने हाल ही में एक और फैसला लिया है, देख लेते हैं क्या है फैसला। तो मध्य प्रदेश मिनिस्टर्स टू पे टैक्स ऑन देयर सैलरीज एंड अलाउंस। देखो यहाँ पे 1972 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था। क्या फैसला लिया था? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन्होंने फैसला लिया था कि जो भी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो सैलरीज और अलाउंस है, उन पे कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा, और इनका जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब जो मिनिस्टर्स थे उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था इन द 1972। लेकिन 52 ईयर्स के बाद इस रूल को चेंज कर दिया है और कहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टेट मिनिस्टर वुड हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन देयर सैलरीज एंड अलाउंस रिसीव एज द मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा और क्या बोला है? इसके अलावा इन्होंने कहा है एमपी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर सैनिक स्कूल स्टूडेंट। यहाँ पर आपके जो सैनिक स्कूल है, अगर एमपी की बात करें तो एमपी में केवल और केवल एक ही आपको सैनिक स्कूल देखने को मिलेगा, विच इज इन रीवा। ठीक है, और रीवा के जो एलुमनाई हैं वो आपको हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देखने को मिलेंगे, जो अभी 30 जून से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले हैं। इसके अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे दिनेश त्रिपाठी जी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एकमात्र आपको सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में मिलेगा, रीवा में। तो सैनिक स्कूल में जो स्टेट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक ही आपको सैनिक स्कूल है, तो अगर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट के सैनिक स्कूल में भी पढ़ाई करते तो उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्कॉलरशिप टू द स्टेट स्टूडेंट हु टेक एडमिशन टू द सैनिक स्कूल आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि अभी तो केवल और केवल स्टेट के स्टूडेंट्स को लिए ही ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। डन। अगर हम बात करें एमपी के बारे में, ठीक है, एमपी का फॉर्मेशन कब होता है? 1 नवंबर 1956 में होता है। अच्छा, एक कमेटी होती है जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा फजल अली कमेटी, राइट। फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। 14 स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अंडर दिस फजल अली कमेटी, ठीक है। तो इसी में एक होता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मध्य प्रदेश का स्टेट डांस राई है,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनिमल, तो आपको स्वैम्प डियर देखने को मिल जाएगा। बर्ड दूधराज है। फिश महासीर। ट्री बनियन ट्री। रिवर नर्मदा। और स्पोर्ट क्या है? मलखम्ब। तो मलखम्ब यहाँ पे स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का। डन इतनी चीजें है। उल्लास। उल्लास प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज में है। पहले हम बस उल्लास प्रोग्राम है क्या, किस तरीके से काम करता है, टारगेट्स क्या क्या है, वो हम देख लेते हैं, फिर वापस से हम अपने करेंट अफेयर्स पे आएंगे। तो उल्लास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है फॉर द एडल्ट एजुकेशन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। ये आपका उल्लास प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रन करती है और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसमें जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर भी है। इस स्कीम को 22-23 से लेकर 26-27 तक हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इलिटरेट कौन है, मतलब पढ़ा लिखा कौन नहीं है? अ पर्सन जिसकी एज 7 ईयर और अबव है और वो किसी भी एक सिंगल लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना नहीं जानता, तो उसको हम इलिटरेट कहते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंगली जो नॉन लिटरेट है, मतलब जिनकी एज 15 ईयर एंड अबव है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते किसी भी एक भाषा में, वो आपको हमारे देश में 25.76 करोड़ लोग देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन के लिए उल्लास प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था विद द बजट 1037 करोड़ रुपीस, जिसमें 700 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन एंड 337 करोड़ रुपीस आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। एम एंड टारगेट क्या है? नॉन लिटरेट ऑफ 15 ईयर एंड अबव इन द ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम। सभी को आपको एडुकेट करना है। ठीक है। यहाँ पे टारगेट है कि एवरी ईयर 1 करोड़ और ओवरऑल 5 करोड़ लोगों को हमें यहाँ पे लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो बेसिक फाउंडेशन है उसको सिखाना है, पढ़ना लिखना सिखाना है। ठीक है। द होल स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड पे स्कीम काम करती है एंड टीचर विल बी द वॉलंटियर्स। The volunteer teachers will conduct the class in the online mode through the उल्लास एप्लीकेशन। अब उल्लास एप्लीकेशन न्यूज़ में क्यों है या उल्लास प्रोग्राम न्यूज़ में क्यों है, तो आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी उल्लास। तो उल्लास के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में। 2019 में लद्दाख को एज अ यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है डॉक्टर वी.डी. मिश्रा। इन्होंने ही ये अपडेट हमें दी है। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। 97% से ज्यादा लोग लिटरेट हुए हैं अंडर दिस प्रोग्राम इन द लद्दाख। इसलिए आपको ये पूरी कहानी न्यूज में देखने को मिल रही है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे देश के नए क्रिमिनल लॉज के बारे में। 1 जुलाई से हमारे देश में नए क्रिमिनल लॉज को इम्पोज कर दिया जाएगा। तो नए क्रिमिनल लॉज को लागू करने से पहले हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो ई साक्ष्य एप्लीकेशन या ई एविडेंस एप्लीकेशन को चेक कर रहा है, इसकी टेस्टिंग कर रहा है। ई साक्ष्य एप्लीकेशन एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किसने किया है? एनआईसी, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप करने का काम किया है। एनआईसी का फॉर्मेशन 1976 में हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये काम करता है अंडर द मैक 3। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एनआईसी देखने को मिलेगा। चलिए वापस आते हैं हमारे ई साक्ष्य एप्लीकेशन या ई एविडेंस एप्लीकेशन पे। तो नाम से समझ में आ रहा है ई एविडेंस। बेसिकली कोई क्राइम होता है तो क्राइम के कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ सीन्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो वो आपके एविडेंस है। उन सारे एविडेंस को सीज करना, उनकी पिक्चर लेना, उनके वीडियो लेना और इस पोर्टल पे अपलोड कर देना। क्योंकि यहाँ पे जो नए हमारे क्रिमिनल लॉज हैं इसमें हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट डिजिटल देखने को मिल जाएगी। तो जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कोई भी क्राइम सीन पे जाएंगे, वहाँ के पिक्चर्स को, वहाँ की जो फोटोज़ हैं उनको बेसिकली पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको वीडियोज़ को अपलोड करना है इन दिस एप्लीकेशन। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये इंडिया एंड रशिया के बीच का एक एग्रीमेंट है जिसका ड्राफ्ट रिसेंटली रशिया ने अप्रूव कर दिया है। ओके, तो रशिया हैज अप्रूव द ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विद इंडिया एंडिंग ईयर ऑफ डिलेज, जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और रशिया के मिलिट्री कॉपरेशन को इन्हांस करेगा। बेसिकली अगर वॉर टाइम है या पीस टाइम है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, कोई हमारा ट्रूप कहीं पे फंस गया है, कोई पर्सनल है जिसको कोई बीमारी हो गई है, उसको हमें रेस्क्यू करना या कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट, तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, एयर
एयरक्राफ्ट फैसिलिटी, आपको वॉरशिप प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ पीस एंड एट द टाइम ऑफ वॉर टाइम। तो इस तरीके से एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में एंड मोर इफिशियंट मैनर में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हो रहा है बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। अब इंडिया एंड रशिया के बीच में अगर हम डिफेंस के बारे में बात करें, दोनों का डिफेंस रिलेशन कैसा है, तो दोनों एक एक्सरसाइज रन करते हैं विच इज इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है। इसके अलावा इंडिया और रशिया के कुछ प्रोग्राम्स भी है, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एंड सुखोई 30 प्रोग्राम। इसके अलावा हम मिलिट्री हार्डवेयर भी परचेज करते हैं या हमने लीज पे लिया हुआ है रशिया से, जैसे कि S-400 हो गया, T-90S भीष्म हो गया, AK-203 हो गया, और आपके INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट जो है उसके भी कुछ पार्ट को हमने लीज पे लिया है या परचेज किया है। डन। अब ऐसा नहीं है कि केवल रशिया के साथ ही हमारा ऐसा एग्रीमेंट है, हमने और भी देशों के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन करके रखा है। अगर हम बात करें इंडिया और यूएसए के बीच में, तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में साइन किया था, जिसमें दोनों देशों की जो इंटेलिजेंस है वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है 2016 में यूएसए और इंडिया के बीच में साइन हुआ था, दोनों देशों की मिलिट्री को लॉजिस्टिक फैसिलिटी या लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। वैसे ही बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020 में साइन किया गया था, जो कि आपका इंडिया यूज कर सकती है या इंडिया यूएसए के जियोपार्शियल इंटेलिजेंस डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो इस तरीके के एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हुए हैं। सिमिलर जापान के साथ भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है, और अब तो रशिया के साथ भी हो गया है। डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करेंगे रतले पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जो रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि 5 मेंबर पाकिस्तान डेलीगेशन एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक अभी ये टूर पर आए हुए हैं रतले पावर प्रोजेक्ट के। तो 5 पाकिस्तान से और वर्ल्ड बैंक का एक एक्सपर्ट, ये 5-6 लोग आए हुए हैं भारत में टूर पे रतले पावर प्रोजेक्ट को देखने के लिए। रतले पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेट होता है एंड पाकिस्तान का ऐसा कहना है, उन्होंने कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं कि हमको भी इस रतले पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा चाहिए, पानी चाहिए, चिनाब नदी का पानी चाहिए। इस तरीके से बातें हो रही हैं, मतलब अगेन से इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब अगर इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली देखें तो इसको 1960 में 1960 में साइन किया गया था और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक ये नेगोशिएशन किया गया था। तो टोटल आपको 6 रिवर्स देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर, ठीक है, तो ये जो आपका वेस्टर्न रिवर है और आपकी अगर बात करें तो इनका पानी आप यूज करते हैं, किसको दिया जाता है इनका पानी? पाकिस्तान को दिया जाता है। वहीं ईस्टर्न रिवर की बात करें तो रावी, व्यास और सतलज रिवर का पानी इंडिया यूज करता है। एट द सेम टाइम ये भी कहा है कि इस ट्रीटी में दोनों कंट्रीज यहाँ पे जो आपका रिस्पेक्टिव अदर कंट्रीज है उनको भी सम रिसोर्सेज अपने रिवर का अलॉट करेंगी। तो इस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे साइन की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है के शेप्ड इकोनॉमी या के शेप्ड रिकवरी क्या है। यहाँ पर रिसेंटली ये टर्म न्यूज में था तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। न्यूज में क्यों है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन मतलब HSBC के अकॉर्डिंगली इंडियाज इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी इज फॉलोइंग अ के शेप रिकवरी हर्टिंग द कंज्यूमर मोर लिविंग इन द रूरल एरिया। मतलब इंडिया में जो रिकवरी हो रही है वो के शेप्ड रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। जब रिसेशन होता है, स्लो डाउन होता है, उसके बाद मार्केट ग्रो भी तो होता है, रिकवरी भी तो होती है। तो रिकवरी के कई सारे पैटर्न्स होते हैं। सबसे अच्छा पैटर्न बताया जाता है वी शेप्ड रिकवरी और सबसे घटिया जो पैटर्न बताया जाता है वो एल शेप या फिर आई शेप रिकवरी होती है। इनको कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि के शेप्ड रिकवरी न्यूज में है। के शेप्ड रिकवरी में क्या होता है कि स्लो डाउन के बाद या रिसेशन के बाद मार्केट रिकवर होता है, ग्रो करता है, लेकिन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को या पर्टिकुलर सेक्टर को प्रॉफिट होता है, जबकि अदर जो सेक्टर है उसमें ऐसा कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो इसमें कहा है कि रूरल एरिया में यहाँ पे आपको रूरल एरिया के जो पर्सन है उनको डिसएडवांटेज है या उनमें आप देखोगे कि उतना इफेक्टिवली ग्रोथ नहीं हो रही है। तो के शेप्ड रिकवरी रिफर टू द सिचुएशन वेयर द सम सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिवाइव आफ्टर अ स्लो डाउन और रिसेशन व्हाइल अदर नॉट। ठीक है। तो इस तरीके से बोला है कि इंडिया में रिसेशन के बाद जो रिकवरी हो रही है वो के शेप्ड रिकवरी हो रही है अकॉर्डिंग टू द HSBC बैंक। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन ऑन द इंटरनेशनल ओलंपिक डे। सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हमने अभी 23 जून को सेलिब्रेट किया था।
और इसी ओकेजन पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात गांधीनगर का जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन मतलब वी कोर को इनॉग्रेट किया गया, सेटअप किया गया। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा, इन्होंने इसको इनॉग्रेट करने का काम किया है। ठीक है, और इसे रिकॉग्नाइज भी किया गया है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब ये वी कोर क्या करेगा? तो आपका जो भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन मतलब वी कोर है, वी कोर ओलंपिक स्टडी एंड रिसर्च वर्क में मदद करेगा। और ये इंडिया का पहला, साउथ एशिया का पहला और वर्ल्ड का ओवरऑल 71st नंबर का सेंटर है। इससे जो अपकमिंग 2036 के ओलंपिक्स है जिसको भारत होस्ट करेगा, इसमें इंश्योर किया जाएगा कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पाए। क्लियर है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को 2020 में सेटअप किया गया था और ये आपका नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिसी एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डन। अगर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो 1927 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। किसने? सर दोराबजी टाटा ने इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन काम करता है। करेंटली 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है विच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर आज ही हमने देखे ओम बिरला अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स हैज बीन वॉन इन द टोटल इन द ब्रिक्स गेम 2024? तो अभी ब्रिक्स गेम, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है, तो ब्रिक्स गेम को भी होस्ट कौन कर रहा था? रशिया। इस गेम्स में भारत ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। तो इंडिया को कितने मेडल मिले हैं? 29 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 6 आपके 3 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 20 ब्रोंज मेडल है। मेडल टैली पे टॉप कौन पे है? तो मेडल टैली पे टॉप पे रशिया है जिसने होस्ट भी किया है गेम्स को, 266 मेडल्स। सेकेंड नंबर पे बेलारूस एंड थर्ड नंबर पे चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? कल हमने डिस्कशन किया था 11 मेडल इंडिया को यहाँ पर मिले हैं। What is the target of tree plantation set by the Air Quality Management Commission in the NCR? यहाँ पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एक फैसला लिया है कि जो NCR का एरिया है वहाँ पे एयर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ट्री प्लांटेशन किया जाएगा और टोटल 24-25 में 4.5 करोड़ यहाँ पे को ट्री प्लांटेशन देखने को मिलेगा। कितना? 4.5 करोड़ रुपीज का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग ऑर्गेनाइज? तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है और 64th नंबर की मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, इसे किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग बल्चर्स और रेड हेडेड बल्चर इन द सिटी ऑफ स्टेट। तो ये इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है एशियन किंग बल्चर्स के लिए, जिसको उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सेटअप किया जा रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की सब्सिडरी है विच इज ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड हैज इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर द अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन विच स्टेट? तो झारखंड में इंडिया का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। अनुज त्यागी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD and CEO ऑफ द विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी? तो अनुज त्यागी जी रिसेंटली HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस के नए MD and CEO बन गए हैं और इन्होंने सक्सीड किया है रितेश कुमार को और 1 जुलाई से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। अब रिसेंट में कुछ और बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, आपको उनकी लिस्ट मिल रही है, PDF में भी मिल जाएगी, आप इनको पढ़ सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके है जी। नेक्स्ट है सीरजा अकूला, रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस स्पोर्ट से है? तो आंसर हो जाएगा सीरजा अकूला का रिलेशन आपको टेनिस से देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली जो आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 3 हुआ है, इसमें 2 ब्रोंज मेडल हमारे किस आर्चर को मिले हैं? तो इनमें से आपको वो उनका नाम बताना है। मैंने आपको बताया था कि ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो जो नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एंड जाते जाते प्लीज़ लिंक को शेयर करेंगे, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें।